हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वेन डायग्राम टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल तीनों में रीजनिंग में इसके अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेन डायग्राम हालांकि हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं, सिलोगिज्म में भी पढ़ते हैं, तो सिलोगिज्म टॉपिक रीजनिंग का ही है। इसके अलावा वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन और आता है, तो वो किस तरीके से पूछा जाता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमको वेन डायग्राम का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वेन डायग्राम हमको क्या शो करता है। वेन डायग्राम हम किसके लिए बनाते हैं? सेट जो भी होते हैं, सेट या ग्रुप हो गया, तो कोई भी नंबर्स का सेट हो गया, सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ क्वांटिटीज, सेट ऑफ डेटा, तो ये सारे जो सेट को हम शो करने के लिए सर्कल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे सेट्स को यूज करने के लिए अब हो सकता है सेट्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हो, ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब समझेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये जो सर्कल हमारे सामने है, ये सारे क्या है? सेट है। तो नंबर एक सर्कल ये जो है, इसको हमने एक्स नाम दे दिया, इस सर्कल को, इस सेट को। दूसरे सेट को वाई नाम दे दिया। अब ये दोनों सेट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों सेट इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो एक कॉमन रीजन बनेगा, जिसका नाम हमने बी दे दिया है, इसका नाम हमने ए दे दिया है, इसका नाम हमने सी दे दिया है। ठीक है, इनको डिस्क्राइब करना चाहें तो ये जो ए रीजन होगा, ए रीजन को क्या हम ओनली एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो y को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। a वाले रीजन में ओनली x ही एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, b वाले रीजन को, तो a रीजन जो है वो ओनली x है, b रीजन क्या है? बोथ x एंड y, x और y दोनों यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। कौन से वाले रीजन में? b वाले रीजन में, जो कि कॉमन रीजन है। यहाँ पे दोनों ही सर्कल एग्जिस्ट करते हैं, दोनों ही सेट एग्जिस्ट करते हैं। c वाले रीजन में ओनली y एग्जिस्ट करता है। क्लियर है चीज? तो इस तरीके से यहाँ पे कितने रीजन्स बने? 3 रीजन्स। अब अगर हम इस 3 वाले वेन डायग्राम की बात करें, तो 3 वाले वेन डायग्राम में यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो सर्कल है, एक उसका नाम x है, दूसरे का y है, तीसरे का z है, और ये तीनों ही आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में कितने रीजन्स बनेंगे? यहाँ पे 3 रीजन्स बने थे 2 वाले में, तो 3 वाले में कितने रीजन्स बनेंगे आप देख के बता सकते हो। सबसे पहले तो ये रीजन है ए, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ और जी। तो कितने रीजन्स हो गए? 7। ठीक है, यहाँ पे आपके 7 रीजन्स बनेंगे। अब उन रीजन्स को डिस्क्राइब करना हो, तो डिस्क्राइब करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन से रीजन में कौन सा सेट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो 2 वाला केस तो बहुत इजी था और बहुत जल्दी से हो गया। 3 वाले केस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आप रीजन ए को देखिए, ये वाला रीजन ए। रीजन ए में कौन एग्जिस्ट कर रहा है? रीजन ए के अंदर कौन एग्जिस्ट करता है? ओनली एक्स, क्योंकि एक्स किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो रीजन ए में सिर्फ एक्स एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से अगर रीजन बी की बात करें, तो रीजन बी को ध्यान से देखिए, सिर्फ रीजन बी को देखना है, ई तक नहीं जाना है। तो रीजन बी में एक्स और वाई दोनों सर्कल है, लेकिन क्या सर्कल जेड है इसके अंदर? सर्कल जेड इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब हमको यहाँ पे डिस्क्राइब करते समय क्या यूज करना पड़ेगा? ओनली का यूज करना पड़ेगा। तो बी क्या हो गया? ओनली एक्स एंड वाई। ठीक है, क्योंकि जेड इसमें नहीं आ रहा है। इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम ये बोल सकते हैं कि एक्स और वाई तो है पर जेड नहीं है। एक्स एंड वाई बट नॉट जेड। एक्स और वाई दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। रीजन सी की बात की जाए तो अगेन रीजन सी जो है वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे किसी और सेट को यहाँ पे साथ में नहीं रखना है, सिर्फ ओनली वाई। ठीक है, इसी तरह अगर डी की बात करें, तो डी को ध्यान से देखो, ये आपका डी है। डी में देखो कौन कौन आ रहे हैं? सर्कल एक्स आ रहा है, सर्कल जेड आ रहा है। तो एक्स का पार्ट भी है, जेड का पार्ट भी है, एक्स और जेड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं
पर डी में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कौन सा पार्ट? ये वाला। इसका मतलब इस बार किसको आपको एक्सक्लूड करना है? y को एक्सक्लूड करना है। तो हम क्या लिखेंगे? ओनली x एंड z। क्लियर है चीज? इसी तरीके से अगर f को लिखना चाहो तो f के बारे में बात करें तो इसी तरीके से होगा। z और c है पर x नहीं है, तो फिर से हम ओनली का यूज करेंगे। ओनली y एंड z। ठीक है, y और z है बट कौन सा नहीं है? x नहीं है। किसके अंदर? f के अंदर। इसके बाद कौन सा है? g। g में आपको क्लियरली दिख रहा है कौन कौन है? सिर्फ z है। इस वाले रीजन में z के अलावा कोई नहीं है, तो हमको क्या लिखना चाहिए? ओनली z। अब अगर अगले रीजन की बात करें तो कौन सा बाकी रह गया? ई बाकी रह गया। तो ई को लिखें, तो ई को क्या लिखेंगे? ई में आप ध्यान से देखिए कौन कौन है। एक्स का भी पार्ट आ रहा है, सर्कल वाई का भी पार्ट आ रहा है और सर्कल जेड का भी पार्ट आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? ऑल एक्स वाई एंड जेड। अब इसी के अंदर आपको, इसी में अगर आपको ये पूछ लिया जाए, यहां मैं साइड में लिख देता हूं, इसी में अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए बोथ एक्स एंड वाई, इसी तरह अगर तो बोथ एक्स और वाई पूछ लिया जाए तो बी प्लस ई लिखेंगे। ये आपके सामने है, देखो। हमको क्या पूछा है? बोथ एक्स एंड वाई। ठीक है, हमको ये नहीं बोला है कि ओनली एक्स एंड वाई। ओनली एक्स एंड वाई में तो हमको पता है कि सिर्फ बी आएगा। बोथ एक्स एंड वाई पूछा है तो ये वाला पूरा रीजन आएगा। ठीक है, ये जिस रीजन पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये रीजन आएगा, तो ये बी प्लस ई हो गया। अब अगर ये पूछा जाए बोथ वाई एंड जेड, तो क्या आएगा? बोथ वाई एंड जेड पूछा जाए तो ये आपका वाई सर्कल है और ये आपका जेड सर्कल है, दोनों आने चाहिए। तो दोनों वाला रीजन कौन सा है? ये ई और एफ। ई और एफ। ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं बोला है कि ओनली वाई एंड जेड, बोथ वाई एंड जेड बोला है, तो ई भी आ सकता है। इसी तरह अगर हमको ये पूछा जाए बोथ एक्स एंड जेड, तो बोथ एक्स जेड में कौन सा रीजन आएगा? एक्स और जेड, ये वाला रीजन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो क्या क्या आएगा? ई प्लस डी आ जाएगा। बोथ एक्स प्लस जेड, इसकी क्या वैल्यू होगी? ई प्लस ई प्लस डी हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो हम इसके बाद अब क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये तो हमारा कंसेप्ट था। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन है। इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि वेन डायग्राम का बेसिक कंसेप्ट क्या है और उसमें हम रीजन्स को किस तरीके से देखते हैं, और आज एक क्वेश्चन के रूप में हम समझेंगे कि किस तरीके से वेन डायग्राम को सॉल्व किया जाता है और क्या क्या पूछ सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कितने इसमें सेट्स हैं? कितने सेट्स हैं? 3 सेट्स हैं। कल हमने डिस्कस किया था तो तीनों सर्कल लिए थे। जरूरी नहीं है कि सर्कल से ही वो सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे या ग्रुप ऑफ किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी डेटा को, वो किसी भी शेप में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कल वाला एग्जाम्पल और आज वाला एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस इसमें शेप का फर्क आ गया है। कल तीनों हमने सर्कल लिए थे और आज एक हमारा ट्राइंगल है, एक हमारा सर्कल है और एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इस तरीके से है। अब यहाँ पे कौन सा सेट या कौन सा शेप क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या शो कर रहा है, वो भी दे रखा है। ये जो सर्कल है, सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सर्कल आपका ग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह आपका रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को। ठीक है, रेक्टेंगल आपका मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ट्राइंगल है वो आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ह्यूमन को। ट्राइंगल जो है वो ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
कल हमने यहाँ पे XYZ लिया था, आज इस रीजन को कोई एक नाम दे दिया है, ठीक है। तो इसके ऊपर से हमको किस तरीके से रीजन्स पहचानने होते हैं और आंसर किस तरीके से दिया जाता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेल आर ओनली ग्रेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देंगे, कंसेप्ट कल वाला ही है, बस हमको ये पहचानना है कि क्वेश्चन में पूछा कौन सा रीजन गया है, वो रीजन आपको ढूंढना होता है। तो हाउ मैनी मेल आर ओनली ग्रेट, ऐसे कितने मेल हैं जो सिर्फ ग्रेट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि मेल वाला जो शेप है वो कौन सा है। मेल वाला शेप आपका रेक्टेंगल वाला है ये। अब आपको सिर्फ उन मेल के पास जाना है जो ग्रेट है। तो ग्रेट कौन सा वाला शेप है, सर्कल वाला शेप है। तो सर्कल वाले शेप के अंदर कितने मेल आ रहे हैं, 13 मेल में नहीं आ रहा है, 13 ह्यूमन में आ रहा है, क्योंकि 13 कहाँ आ गया, मेल के बाहर आ गया। तो मेल कौन कौन से हैं जो सर्कल में आ रहे हैं, देखो एक तो 8 है, एक 16 है, एक 4 है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि मेल जो ग्रेट है वो कौन कौन है, 8, 16 और 4। लेकिन क्या सिर्फ ग्रेट की बात कही गई है, बिल्कुल सिर्फ ग्रेट चाहिए आपको, ओनली ग्रेट। आपको और कोई नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ ग्रेट होना चाहिए। तो मेल सबसे पहले तो कौन कौन हुए, ये जो रेक्टेंगल है वो मेल हुआ। अब उसमें ग्रेट कौन कौन सा हुआ, एक तो 8 हुआ, एक 4 हुआ। और ओनली ग्रेट की बात करेंगे तो 16 को नहीं लेंगे। क्यों 16 को नहीं लेंगे, क्योंकि आपको ह्यूमन में नहीं आना है, आपको सिर्फ ग्रेट के बारे में बात करनी है जो कि सिर्फ ग्रेट है। समझ में आई बात। तो आपका आंसर किस तरीके से लिखेंगे हम, 8 प्लस 4। ये दो रीजन आपके वो रीजन कहलाएंगे जिसमें वो मेल हैं जो सिर्फ ग्रेट हैं, वो मेल जो सिर्फ ग्रेट है और कुछ नहीं है ना। तो मेल 8 प्लस 4 ओनली ग्रेट, नथिंग एल्स। तो ये आपका आंसर हो गया। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, इसी आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसी के अंदर हमको ये पूछ लिया जाए कि आपको ये बताना है ओनली ह्यूमन कौन है। अगर मान लीजिए ओनली ह्यूमन पूछा जाता है, ओनली ह्यूमन, तो ऐसे लोग बताने हैं आपको, ऐसा नंबर ढूंढना है जो सिर्फ ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो ह्यूमन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में आपको वो संख्या बतानी है जो ओनली ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम इन सबको ऐड कर लेंगे जो जो ट्राइंगल में आ रहे हैं, तो ये जो 13 है, ये जो 16 है, ये सब तो क्या हो जाएगा, जो और भी कुछ है, ह्यूमन होने के साथ साथ मेल भी है, ग्रेट भी है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ ह्यूमन के बारे में ही बताना है, आपको कोई और रीजन में इंटरसेक्ट वाला एरिया नहीं बताना है। तो ओनली ह्यूमन के लिए आप क्या क्या लिखोगे, एक तो ये 11 हो गया, क्योंकि ये जो एरिया है जहाँ 11 लिखा है ये कहीं और इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये बिल्कुल ओनली ह्यूमन के लिए एलिजिबल है। 11 प्लस इसके अलावा कौन सा रीजन है, इसके अलावा हम ऊपर गए तो बाकी सब चीजें इंटरसेक्ट हो रही है, इसकी भी, ये भी इंटरसेक्ट हो रहा है, तो क्या बच गया 2। क्या 2 कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। 2 कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, 2 सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल में ही एग्जिस्ट करता है। और ट्राइंगल क्या दिखाता है आपको, ओनली ह्यूमन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11 प्लस 2 जो कि हो गया 13। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। मान लीजिए आपको ये पूछा जाए, फाइंड द नंबर ऑफ ग्रेट who are human, find the number of great who are human, great who are human, ये वाला रीजन चाहिए। वो ग्रेट आपको चाहिए जो ह्यूमन है, क्लियर है चीज, वो ग्रेट चाहिए जो ह्यूमन है, कहीं ओनली ओनली नहीं लगा हुआ है, वो ग्रेट चाहिए जो ह्यूमन है, सिंपली आपको सोचना है। तो आप ग्रेट को पकड़ो सबसे पहले तो सर्कल आपका ग्रेट है, तो ये सर्कल देख लिया आपने। अब आपको कौन से ग्रेट चाहिए जो ह्यूमन है, तो उसके बाद ह्यूमन देखो कौन सा है, ये रीजन आपको नहीं पता है ना, तो ये रीजन भी हम कुछ ना कुछ दे देते हैं, इसको वैल्यू दे देते हैं 3 दे देते हैं, ठीक है। ये ओरिजिनली क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन आपको निकालने के लिए वैल्यू चाहिए होगी, इसलिए हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक है।
और कोई रीजन नहीं रहा है, बस सारे रीजन की वैल्यू आ चुकी है। और हमको निकालना है ग्रेट वू आर ह्यूमन। तो ग्रेट वाला तो ये दिखा रहा है सर्कल, लेकिन आपको कौन से ग्रेट चाहिए? जो ह्यूमन है, ठीक है। तो ह्यूमन का जो है वो ट्राइंगल है, तो आपको ट्राइंगल और सर्कल का इंटरसेक्शन चाहिए। तो कौन कौन आ गए? ग्रेट और ह्यूमन का इंटरसेक्शन रीजन चाहिए, इंटरसेक्शन वाला एरिया चाहिए, क्योंकि आपको वो ग्रेट चाहिए जो ह्यूमन है। तो मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला एरिया शेडेड कर देता हूँ। तो बस ग्रेट वो आर ह्यूमन हमने ले लिया, ठीक है। अब ओनली की बात नहीं थी, इसलिए साथ में मेल भी आए, मेल वाला हिस्सा भी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओनली की बात होती तो मेल वाला हिस्सा नहीं आता, ओनली का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ओनली का जो क्वेश्चन था वो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ओनली वाला था, और इसमें ओनली नहीं था, इसलिए हमको उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि किसी को एक्सक्लूड नहीं किया गया है। ओनली लिखने का मतलब होता है बाकी वालों को एक्सक्लूड कर देना, और ओनली नहीं लिखा है इसका मतलब किसी को एक्सक्लूड नहीं किया गया है। जो एलिजिबिलिटी है उस हिसाब से आप रीजन या एरिया सेलेक्ट कर लोगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।